पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, वर्ग की परिमिति 4 गुणे भुजा, 4 इंटू 10 ये आ गया 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। अभी फिफ्थ करा रही हूँ, उसके बाद फोर्थ कराती हूँ। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2a गिवन। क्या दिया हुआ है? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू ए। फाइंड क्या करना है हमें? हाइट। टू फाइंड हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और सॉल्यूशन। तो जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तब बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी हो तो हाइट फाइंड कर सकते हैं, हाइट दी हो तो साइड फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूले से एक ही फॉर्मूला यूज करना है। तो इसका फॉर्मूला है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड, करनी 3/2 गुणे भुजा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो √3/2, साइड दी है 2a, तो ये 2a लिखा हमने। अभी ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या? √3a। तो ये आ गई हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3a। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई करनी 3a। अभी फोर्थ सम बचा है, तो फोर्थ सम हो जाएगा तो करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to 6√3, AC 12 centimeter, BC 6 centimeter, then find the measure of angle A। तो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC।
की आवाज की वजह से रुकी थी, तो आवाज नहीं आती क्लियर वीडियो में। अभी देखो ये जो ट्रायंगल है एबीसी, इसमें एबी का मेजर दिया है 6√3, एसी का मेजर दिया है 12, बीसी का मेजर दिया है 6 सेंटीमीटर और हमको एक एंगल ए फाइंड करना है। सबसे अब मैंने ये मेजर जो है इसमें सबसे बड़ी साइड जो होती है, हमको पता है कि ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज है, इसमें सबसे बड़ी साइड है एसी, तो एसी सबसे बड़ी साइड है, मतलब वो हाइपोटेन्यूज हुई। इसलिए अभी यहाँ पे जो एसी का अपोजिट एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। सीधी बात है ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो ये जो सबसे बड़ी साइड है, तो इसके अपोजिट जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। उसके बाद अब इसका एंगल अगर हमें, इसका मेजर अगर हमें फाइंड करना है ए का, तो ये जो ए की अपोजिट साइड है बीसी, वो हाइपोटेन्यूज की हाफ है। ये 12 है तो ये 6 है, तो 6 जो है वो 12 का हाफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री की एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है। तो अभी इसमें AC is the longest side, AC यह सबसे बड़ी भुजा है। Therefore opposite angle B is equal to 90 डिग्री। इसका रीजन क्या देंगे? opposite angle of hypotenuse। लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। Therefore AC is the hypotenuse। अब ये जो एंगल है, जो एंगल ए है, उसकी अपोजिट साइड है BC, तो BC हाफ है AC की। BC is equal to 6 सेंटीमीटर। BC is equal to half of AC। Therefore angle A is equal to 30 डिग्री। इसका रीजन क्या देंगे? अपोजिट एंगल ऑफ साइड BC। तो इसमें हमको 30, 60, 90 थ्योरम का कन्वर्स लेना है कि जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, उसके बाद ये AC हाइपोटेन्यूज हो गई तो उसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 हो गया तो ये देखना एंगल A, तो एंगल A जो है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ है। तो इसका मतलब हुआ कि ये 30 डिग्री का एंगल है। तो अभी 30 डिग्री का एंगल दिखाया हमने, उसके लिए हमने रीजन लिखा कि BC हाफ है AC का, जो AC हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर लिखा, और हाइपोटेन्यूज का हाफ है इसलिए इसका मेजर होगा 30 डिग्री, और इसका रीजन लिखा अपोजिट एंगल ऑफ साइड BC। हाँ, तो इसमें पहले हमको अगर किसी भी एक एंगल का मेजर नहीं दिया है
तो पहले हमको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये तो सॉल्यूशन हो गया, लेकिन अगर एंगल बी का मेजर दिया होता या दिया होता कि एक कोई एंगल 90 डिग्री है तो हम कर सकते थे, लेकिन इसके सॉल्व करने के पहले हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब ये जो ट्रायंगल है वो पाइथागोरस, ये जो राइट एंगल है ये प्रूव करना होगा। तो वो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर लेंगे। मतलब लॉन्गेस्ट, जैसा मैंने अभी लास्ट सम में किया, मैं डिटेल में लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ बता दे रही हूँ, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर। तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी है हमारी 12, तो 12 का स्क्वायर आया 144। फिर हमें जो दो साइड्स है उनके स्क्वायर को प्लस करना है, सम ऑफ दी अदर टू साइड्स। तो पहली साइड है 6√3 और दूसरी साइड है 6, तो 6√3 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और √3 का 3, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया 108 और ये आ गया 36। अभी 108 में हमने 36 प्लस किया तो आ गया 144। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ये जो ट्रायंगल दिया है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है मतलब राइट एंगल है, तो राइट एंगल है इसलिए एंगल बी हो गया 90 डिग्री का। तो ये पहले हमको ये करना है, ये राइट एंगल प्रूव करना है, क्योंकि इसमें दिया नहीं है कहीं पे भी कि ये राइट एंगल है। अगर दिया होता तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन दिया नहीं है, तो पहले हमें राइट एंगल उसको वो प्रूव करना पड़ेगा। फिर एक बार राइट एंगल जब वो प्रूव हो जाएगा तो फिर हम ये मेथड से एंगल ए का मेजर फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में हमें ये स्टेप करनी है, फिर ये करनी है, और यहाँ पे लिखना है लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर, यहाँ पे वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो ये करेक्शन तो कंप्लीट हो गया। अभी हम इंग्लिश ग्रामर करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में कल मैंने WH क्वेश्चन कराया था जो कंप्लीट हो गया था, उसके बोले थे कि सेंटेंसेस दूंगी, वो बाद में देती हूँ। अभी ग्रामर्स कंटिन्यू करते हैं। अभी आज हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कल हमने WH क्वेश्चन किया, आज हम करेंगे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, तो इंट्रोगेटिव में भी वैसा ही होता है, हमें क्वेश्चन फॉर्म करना होता है जैसा WH में होता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से यूज सेंटेंस स्टार्ट होता है। वो WH से होता था, WH का वर्ड हमें यूज करना पड़ता था उसमें, और इसमें हमें जो हेल्पिंग वर्ब दिया है तो वही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है सेंटेंस में तो फिर हमें देखना है कि हमारा वर्ब कौन से फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, उस हिसाब से हमें वर्ब यूज करके, हेल्पिंग वर्ब यूज करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस, इसका भी रूल लिख लेंगे। रूल लिखने के बाद हर ग्रामर का सेंटेंस सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। पहले हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में हमारे नॉट होगा। फर्स्ट, उसके बाद हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस,
फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमें ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में वो चेंज करना है। यू शुड टेस्ट द टीचिंग ऑफ योर सेल्फ। यू शुड टेस्ट द टीचिंग्स ऑफ योर सेल्फ। अभी ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब है शुड। तो हमारा सेंटेंस पहले हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। इंट्रोगेटिव बनाना है, मतलब क्वेश्चन ही पूछना है, लेकिन ये WH क्वेश्चन नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है। तो पहले हमने यूज किया शुड। अब शुड के बाद उसमें हमें नॉट यूज करना है, तो शुडंट। हेल्पिंग वर्ब यूज किया। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में फर्स्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। तो यहाँ पर आएगा यू, शुडंट यू। फिर उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस, शुड यू टेस्ट द टीचिंग ऑफ योरसेल्फ। रिमेनिंग सेंटेंस। ये वर्ब जो है वो हमने यूज कर लिया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अगर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होता जब, तब ये यहाँ पर वर्ब भी आता, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने वर्ब दिया था, हेल्पिंग वर्ब वही यूज कर लिया, इसलिए यहाँ पे हमको रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें वर्ब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये कब करना पड़ेगा हमें? जब हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं होगा, हम खुद से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो शुडंट यू, शुडंट लिखा हमने, क्यों? क्योंकि हमें दिया था हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस। और फिर नॉट यूज करना है हमें, शुडंट, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी सेंटेंस बचा हुआ है, रिमेनिंग सेंटेंस। टेस्ट द टीचिंग्स ऑफ योर सेल्फ। क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क। पहले हेल्पिंग वर्ब, उसमें नॉट यूज करना है, सब्जेक्ट, रिमेनिंग सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क। शुडंट यू टेस्ट द टीचिंग ऑफ योर सेल्फ, क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं लेकिन इंट्रोगेटिव फॉर्म में। अब सेकेंड सेंटेंस, ट्रू लव इज neither physical nor romantic। अभी ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है क्या? हेल्पिंग वर्ब है इज। तो हम जब सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे उसे, तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट लिखना है हमें। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज। अब इसके बाद क्या आएगा? isn't। isn't अब isn't के बाद हमें यहाँ पर सब्जेक्ट लेना है, ट्रू लव। ये सेंटेंस नेगेटिव दिया है, यहाँ पे निदर है, तो यहाँ पे सिर्फ इज आएगा। इस ट्रू लव इज, इसमें नॉट है सेंटेंस में, तो हमें यूज नहीं करना है। तो निदर दिया है ना, मतलब उसका मतलब भी नॉट और नॉर, नो, नेवर, नॉट। तो इज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, ट्रू लव,
अभी इसका अपोजिट लेना पड़ेगा हमें, निदर नहीं लिख सकते तो इधर और आइदर फिजिकल और रोमांटिक, मतलब रूल के हिसाब से किया हमने, सिर्फ यहाँ पे ये नेगेटिव वर्ड दिया था उसको उसका अपोजिट वर्ड यूज किया, यहाँ पे नॉर का और ऐसा निदर का इधर। अब अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हो सेंटेंस में तो कैसे करना है हमें, जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वी अटेंड half a dozen shows। अभी ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमें दिया नहीं है। फर्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है, लेकिन ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब जब नहीं होता है तो हमें क्या करना होता है, हमारा जो वर्ब है वो कौन से फॉर्म में दिया है वो देखना होता है। तो हमारा वर्ब है प्रेजेंट टेंस में। अगर ये पास्ट टेंस में होता, देखो इसका अटेंड फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म अटेंडेड और थर्ड फॉर्म भी अटेंडेड। तो फर्स्ट फॉर्म में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, डू या डज, और इसमें क्या यूज करते हैं, डिड। तो अटेंड है इसलिए डू आएगा, अटेंड्स होता तो डज आता। तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट होगा सेंटेंस, डू से। नॉट नहीं है तो डोंट हो जाएगा, डोंट। हम एडो क्वेश्चन टैग जब सॉल्व करते हैं, देखो एक मैं इजी मेथड बताती हूँ इसका। एडो क्वेश्चन टैग जिसको अच्छे से आता है उसके लिए ये बहुत इजी है। जो सेकंड सेंटेंस भी मैं बता रही थी ना, उसमें भी हर सेंटेंस में ऐसा ही दिमाग में रखो कि फर्स्ट हमें यहाँ पे एडो क्वेश्चन टैग का आंसर लिखना है। हम जब एडो क्वेश्चन टैग करते हैं तो पहले सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद कॉमा डालते हैं, उसके बाद अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, यही जो मैंने अभी रूल बताया। तो फर्स्ट फॉर्म में था तो हम डू यूज करते हैं, हमने डू लिखा। डू के बाद सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट यूज करते हैं, अगर है तो हम नहीं यूज करते। तो सेंटेंस में नॉट नहीं है तो डोंट आ गया, तो डोंट वी। हमारा एडो क्वेश्चन टैग का जो आंसर होता है यहाँ पे कॉमा के बाद, वो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट वर्ड होता है। बस एडो क्वेश्चन टैग जिसको आता है उसके लिए ये सब बहुत इजी है। तो एडो क्वेश्चन टैग का हमारा आंसर है, इसका क्या था, डोंट वी। तो बस वही हमें यहाँ पे लिखना है, डोंट वी। तो ये आ गया हमारा यहाँ तक, सब्जेक्ट तक हो गया। अब डोंट वी, अब वर्ब देखो, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब तो यूज करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आया अटेंड, डोंट वी अटेंड, बाकी रिमेनिंग सेंटेंस हाफ अ डजन शोज। तो जिसे एडो क्वेश्चन टैग अच्छे से आता है उसके लिए इंट्रोगेटिव बनाना बहुत इजी है, क्योंकि उसको यहाँ पे एडो क्वेश्चन टैग का जो तुम मेन आंसर लिखते हो कॉमा के बाद वही यहाँ पे लिखना है, उसके बाद जो वर्ब दिया है वो लिखना है और रिमेनिंग सेंटेंस लिख देना है। तो ये हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव। अब नेक्स्ट, they repeat the tricks, they repeat the tricks। ये सेंटेंस में भी सपोज ऐसा सोच लो कि एडो क्वेश्चन टैग कर रहे हैं, they repeat the tricks। अब अगर पहले क्या करो, ये सेंटेंस लिखने के बाद ये समझ लो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम एडो क्वेश्चन टैग कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो वर्ब देखेंगे, रिपीट सीधी बात है, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में रिपीट, सेकेंड फॉर्म में रिपीटेड। तो रिपीट फर्स्ट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है मतलब क्या यूज होगा, डू। अगर एस होता तो यूज होता डज, तो पहले डू यूज करना है। फिर आंसर, एडो क्वेश्चन टैग का आंसर लिखना है ना तुम्हें, तो डू लिखा। अब सेंटेंस में नॉट नहीं है तो डोंट लिखा, और फिर ये फर्स्ट वर्ड डोंट दे, ये है एडो क्वेश्चन टैग का आंसर इस सेंटेंस का। तो वही पहले हम स्टार्ट उससे ही करेंगे, डोंट दे, ये हो गया इतना, डोंट दे। अब सब्जेक्ट तक हो जाता है, ये जो हम एडो क्वेश्चन टैग का आंसर लिखते हैं मतलब हेल्पिंग वर्ब नॉट और सब्जेक्ट तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब वर्ब,
वर्ब क्या है इसमें? रिपीट, तो वर्ब यूज की हमने रिपीट। फिर रिमेनिंग सेंटेंस, बचा हुआ सेंटेंस क्या बचा? द ट्रिक्स और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। डोंट दे रिपीट द ट्रिक्स? अब नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, ग्रैनी गिव्स देम द कीज। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब गिव्स है। एडो क्वेश्चन टैग कर रहे हैं, सपोज सेंटेंस लिखा, कॉमा डाला, गिव्स है, वर्ब गिव्स प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस मतलब फर्स्ट फॉर्म है, गिव, गिव, गिवन, ये इसके तीनों फॉर्म हो गए। अब ये गिव है, गिव, गिव्स है, गिव्स मतलब डू डज यूज होता है ना इसमें, तो यहाँ पे एस है तो क्या यूज होगा? डज। तो हमारे एडुकेशन टैग का आंसर क्या आएगा? डजंट, नॉट भी नहीं है सेंटेंस में, तो डजंट शी। तो यहाँ पे तो ग्रैनी लिखना है हमें, तो एडुकेशन टैग में भी डजंट ग्रैनी लिख सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं कि शी लिखते हैं, और ग्रैनी भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट लिखेंगे डजंट, ग्रैनी। अब इसके बाद वर्ब, ये हो गया हमारा एडुकेशन टैग का आंसर। अब इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या दिया है? गिव्स, लेकिन गिव आएगा, क्यों गिव आएगा? क्योंकि यहाँ पे डज है, तो डज यहाँ पर यूज कर लिया, तो यहाँ से एस हमको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस, डजंट ग्रैनी गिव देम द कीज, देम द कीज, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अब अगर सेंटेंस में वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में दी हो तो कैसे सॉल्व करना है? They won a great victory। ये सेंटेंस में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और वर्ब जो है वो क्या है? won। तो ये पास्ट टेंस है, इसका फर्स्ट फॉर्म है विन। तो फर्स्ट फॉर्म मतलब पास्ट टेंस है, तो सीधी बात है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा डिड। तो अभी इसका आंसर लिखना है मैं, क्वेश्चन टैग समझ के। तो ये पास्ट टेंस है तो डिड आया, नॉट नहीं है सेंटेंस में, डिडंट, दे। ये हो गया हमारे एडुकेशन टैग का आंसर। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोगेटिव में, डिडंट, दे। अब हमें वर्ब उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखनी है, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? विन। अब रिमेनिंग सेंटेंस, डिडंट दे विन अ ग्रेट विक्ट्री। क्या बचा हमारा सेंटेंस में? ये जो बचा हो रिमेनिंग सेंटेंस, तो ये ग्रेट विक्ट्री, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो पास्ट टेंस में रहेगा तो डिड यूज करना है, और डिड यूज करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखना है। ये हमें याद रखना है इसमें। अभी सेंटेंस में अगर नॉट है तो, जैसे एक सेंटेंस किया हमने वो ट्रू लव वाला, उसमें भी नेदर और नॉट दिया था, तो वो नेगेटिव था, तो उसको हमने नॉट, इज के साथ हमने नॉट नहीं यूज किया। वैसा ही अगर सेंटेंस है, सम पीपल हैव
people have no idea of the time. ये सेंटेंस में हमें नो है, मतलब ये नेगेटिव है। उसके बाद ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, हैव है, लेकिन यहाँ पे हैव का यूज कुछ और उसके लिए किया है। कैसा है? सम पीपल हैव नो आइडिया ऑफ द टाइम। कुछ लोगों के पास समय के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंस हमें स्टार्ट करने होते हैं डू से, और डोंट नहीं लिखते हैं उसमें क्योंकि नो है हमारे इसमें। तो डू आ गया। अभी डू के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? सम पीपल। फिर हैव, डू सम पीपल हैव। अब नो हटाया तो यहाँ पे अभी ऐसा को नहीं, डू सम पीपल हैव आइडिया ऑफ द टाइम, तो हमें एक वर्ड डालना पड़ेगा एनी। डू सम पीपल हैव एनी आइडिया ऑफ द टाइम। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस भी आ जाते हैं, ट्रिकी सेंटेंस बोलते हैं जिन्हें, तो थोड़ा ध्यान रखना है उसमें कि डू से स्टार्ट करना है। नो है इसलिए यहाँ पे डोंट नहीं लिखना है, डू ही रहेगा सिर्फ। जैसे एडोकेशन टैग में अगर इसका आंसर लिखते तो डू ही लिखते ना, नो था इसलिए डॉट नहीं डालते। फिर उसके बाद ये सम पीपल, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस लिखा, सिर्फ यहाँ पे एनी डाला नो की जगह पर, क्योंकि वो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता अगर हम ऐसा लिखते। डू सम पीपल हैव आइडिया ऑफ द टाइम, वो भी चलता, लेकिन ये एनी डालने से थोड़ा सेंटेंस बेटर लग रहा है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। WH क्वेश्चन हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अभी मैंने कल होमवर्क में कल मैंने बताया था कि मैं आज सेंटेंसेस दूंगी WH के, लेकिन अभी आज मैं क्या कर रही हूँ, यही जैसा कल तुम लोगों ने WH का क्वेश्चन 1 टाइम आंसर 3 टाइम्स लिखा, वैसा ही आज तुमको इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन 1 टाइम आंसर 3 टाइम्स लिखना है, रूल के साथ। जैसा मैंने कल बताया था वैसा ही रूल लिखना है। उसके बाद मैं मंडे को सेंटेंसेस दूंगी दोनों के, WH के भी और इंट्रोगेटिव के भी सॉल्व करने। तो कल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसका। नेक्स्ट पीरियड में मैं मतलब क्वेश्चंस दूंगी। अभी जो सेंटेंसेस लिखोगे तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और फिर वो सेंटेंसेस होमवर्क में दूंगी, वो सॉल्व करके सेंड कर।